हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आज हम करने वाले हैं वो टॉपिक जो बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है और काफ़ी मैसेजेस आपके आ रहे थे, सर कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ ही नहीं आ रहा, सर कुछ करवा दो, बेसिक से बता दो। कहीं डाउट्स, कभी इन्वेस्टिंग में डाउट आ जाता है, कभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाउट आ जाता है, कभी सर फाइनेंसिंग में डाउट आ जाता है और पता नहीं चलता है कि कैसे हम पूरी बनाएं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि चैप्टर कितना टफ है, प्रॉब्लम यार ये है कि आपने जहाँ से भी ये चीज़ पढ़ी है ना, आई थिंक आपने खुद ध्यान से नहीं पढ़ी, बेसिक से नहीं पढ़ी या आपको बेसिक से पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, तो मैं कुछ भी हो सकता है, काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, बट अगर आप इस वीडियो के साथ और आने वाली 6 से 7 वीडियोस के साथ जो लगातार आएंगी, 6 से 7 दिन में मैं चैप्टर को ख़त्म करवा दूंगा, बिल्कुल बेसिक से चलूंगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी पोस्ट करूँगा और सोल्यूशंस भी पोस्ट करूँगा ताकि आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाए। मैं आपको इतना श्योर कह सकता हूँ यार, अगर आपने हमारी सारी वीडियोज़ देख ली और 6 से 7 दिन के अंदर आने वाली हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, छोटा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मैं क्वेश्चन पोस्ट करूँगा हर एक वीडियो के बाद। जैसे मैंने आज वीडियो डाली तो पोस्ट हो गए टेलीग्राम पे क्वेश्चंस, ठीक है। अब उसके सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगा। कुछ डाउट होंगे तो कमेंट कर देना इधर या टेलीग्राम पे पूछ लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बेस अगर स्ट्रांग है तो टफ से टफ क्वेश्चन निकल जाएगा, बेस अगर अच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो दोस्तों देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सर ये पहली बात, हम पढ़ते क्यों हैं, यहाँ पे होता क्या है, हम क्यों ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्यों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हुआ कि कैश आपके पास कितनी आ रही है और कितनी जा रही है, मतलब कैश का कितना इनफ्लो हो रहा है और कैश का कितना आउटफ्लो हो रहा है एक पूरे साल के अंदर, उसको दिखाने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए, एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम ये चीज़ बनाते हैं। क्योंकि जब हमारा साल ख़त्म होता है, आपको होता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं, जिसमें हमारी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट होता है, यस सर। साथ में हमें कैश फ्लो भी बनानी पड़ती है, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिससे जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं ताकि उनको पता चल पाए कि यार कंपनी की क्या पोजीशन है प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में और कैश फ्लो में हमारे पास कितना कैश पड़ा हुआ है, ताकि कल को अगर कोई दिक्कत आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ लॉस हो जाए कंपनी को, तो वो कैसे पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो चैप्टर में हमने वही पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन चीज़ें हम पढ़ेंगे वो है इनफ्लो और आउटफ्लो की बातें, लेकिन ये तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर ले तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। जो इसका बेस है ना, जो आपको क्लियर नहीं होता, वो है ये चीज़ें जो मैंने 4 चीज़ें लिखी हैं। आप बोलोगे सर ये क्या है, देखो अगर मैं आपको समराइज करूँ ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो क्या क्या है? हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड देन हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर आपको ये चारों पता चल जाएंगी ना कि क्या चीज़ किसके अंदर आती हैं, मैं बोलूँ 20 से 30% चैप्टर तो आपका इधर ही खत्म हो गया, प्लस आपके बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे आऊँगा और उसके बाद ये तीनों एक्टिविटीज़ पे आऊँगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना यार, सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। आओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सबसे पहली चीज़, कैश क्या होता है सर, हमें बताओ व्हाट इज़ कैश। देखो, कैश का मतलब खाली ये नहीं है जो हमारे हाथ में कैश है, जो भी कैश हमारे हाथ में होगा या जो हमने बैंक में डिपॉजिट कराया होगा, हमारा बैंक बैलेंस, ये डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, जैसे सपोज करो हमने पैसे जमा कराए बैंक में, ठीक है, तो कैश, बैंक की डिमांड डिपॉजिट्स हमारा कैश के अंदर आ गया। अगली चीज़ कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स क्या हो गया, बेसिकली वो चीज़ें जो कैश तो है नहीं है लेकिन ये कैश के बराबर माना जाता है। मतलब सपोज करो मुझे यार नीड पड़ी, यार मुझे कैश चाहिए, ठीक है, मेरे पास कैश कम है, तो मैं इनको बेच सकता हूँ और ऑलमोस्ट मुझे उतना ही पैसा मिल जाएगा जितना मैंने लगाया था। अगर मैंने 10,000 लगाया था तो मुझे शायद 9,999 मिल जाए, शायद 9,990 मिल जाए, मतलब थोड़ा बहुत ही कैश कम मिलेगा या रिस्क थोड़ा बहुत, बिल्कुल मामूली सा रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क नहीं होता। उन सिक्योरिटीज़ को बोला जाता है कैश इक्विवेलेंट्स। इसकी बड़ी एग्जाम्पल जो बुक में आपको दी हुई है वो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये वो सिक्योरिटीज़ है जिनका 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम होता है और आप जब चाहो उसको बेच दो और आपको ऑलमोस्ट उतने ही पैसे वापस मिल जाएंगे। इतनी जल्दी ही क्विकली टर्न हो जाती है कैश में, ठीक है। एंड इसमें क्या एग्जांपल्स होती हैं, जैसे मैं बोलूँ करंट इन्वेस्टमेंट, वो क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। आपने ट्रेजरी बिल्स पढ़ा होगा अपने बिजनेस स्टडीज़ में, वो चीज़। कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बिल्स, ये सारे हमारे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो आई होप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब उस चीज़ पे आ रहे हैं जहाँ बच्चे डाउट्स बहुत फेस करते हैं और उनको लगता है यार कि ये चीज़ें हमें क्लियर हो ही नहीं रही। समझना ध्यान से, 3 तरह की एक्टिविटीज़, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। सबसे पहले हम इन्वेस्टिंग पे आएंगे और फाइनेंसिंग पे आएंगे और लास्ट में हम आएंगे जंप करके ऑपरेटिंग पे। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होगा? इन्वेस्टिंग
नाम से पता चल रहा है इन्वेस्ट करना, क्या करना, इन्वेस्ट करना। जब भी आपको क्वेश्चन में बात की हो सेल करना या परचेज करना नॉन करंट एसेट्स को, आई होप नॉन करंट एसेट तो आपको पता होगा क्या होता है। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स जिनका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है, 12 मंथ से ज़्यादा होता है, उनको नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में डाला जाता है, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है। मैं बोलूँ आपको आपकी पेटेंट्स, आपकी गुडविल, ये सारे हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं। तो कोई भी हमने सेल किया परचेज किया नॉन करंट एसेट्स को, एक तरह से आपकी क्या है वो इन्वेस्टमेंट है। क्यों, क्या वो आप बेचने के लिए लेते हो? नहीं सर, वो तो हम इसलिए लेते हैं ताकि वो हमारे बिजनेस में किसी तरह से हेल्प कर पाए। यस, तो सेल और परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट इसमें आएगा। इनकम अर्नड और नॉन करंट एसेट्स, एक तो हो गया हमारा हमने सेल या परचेज की नॉन करंट एसेट्स को, जैसे इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट्स, वो सारी चीज़ें। और कुछ भी इनकम उस पर अर्न हुई वो भी यहाँ पे आएगी। सर इनकम अर्न मतलब सपोज करो मैंने इन्वेस्टमेंट की इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। अब जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की शेयर्स में, उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, अब वो क्या करेगी, प्रॉफिट हमें बांटेगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो अगर हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो हमारी क्या है, वो हमारी इनकम है, किसके रिलेटेड, नॉन करंट एसेट के रिलेटेड। हमें नॉन करंट एसेट में जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वहाँ से पैसा आ रहा है, राइट। मैंने बिल्डिंग खरीदी और मैंने बिल्डिंग रेंट पे चढ़ा दी, ठीक है, हर मंथ मुझे क्या आएगा, उससे रेंट आएगा सर। अब रेंट रिसीव वो क्या है, वो हमारी इन्वेस्टिंग है। क्यों, हमने एक इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से हमें रिटर्न्स आ रहे हैं, राइट। मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड, मैंने क्या किया, मैंने लोन एडवांसेस दिए किसी को, वो मुझे हर महीने हर साल ब्याज भरता है, वो क्या हमारा बेटा इन्वेस्टमेंट की, वहाँ से रिटर्न्स आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारी इनकम अर्न्ड और नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। एग्जांपल मैंने लिखी हुई भी है, सेल परचेज ऑफ बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, कोई रेंट मिला हमें, ये डिविडेंड मिला, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये हमारे किसके पार्ट है, हमारे बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे आते हैं। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस, सोचो दिमाग में तो क्या होगा सर, फाइनेंस के रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। एग्जैक्टली, देखो वो एक्टिविटीज़ जिससे चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, साइज, ये कॉम्पोजिशन हमारी ओनर्स कैपिटल का। ओनर्स कैपिटल क्या हुआ सर, जैसे शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स में चेंज आना, इक्विटी शेयर में चेंज आना, वो क्या हो गया, ओनर्स की कैपिटल में कुछ भी चेंज आना। या फिर किस में चेंज आना, बोरोइंग्स में। जैसे सपोज करो मैंने लोन लिया, मैंने बैंक लोन लिया 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, वो ठीक है, उस हमारे क्या हुआ, साइज ऑफ कॉम्पिटिशन में चेंज आया, बिल्कुल सही। मैं बोलता हूँ मैंने डिबेंचर्स लिए, अब डिबेंचर मैंने 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, मुझे उसके बाद पैसे उनको वापस करने पड़ेंगे, राइट, उनको पैसे वापस करने पड़ेंगे एक टाइम पीरियड के बाद। पर उठाया क्यों पैसा, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में क्या हुआ, पैसा उठाना, और पैसे उठाने के ऊपर जो खर्चे होते हैं वो सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आते हैं। जैसे चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल, कोई भी मुझे पैसे की ज़रूरत थी, एक कंपनी है मेरी ABC लिमिटेड, मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अपने शेयर्स ना इशू कर देता हूँ। शेयर्स इशू किया मतलब अपना इक्विटी का थोड़ा सा पार्ट मैंने इशू कर दिया, राइट। अब उससे क्या हुआ, जिन लोगों ने शेयर्स लिए उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, राइट, मेरे पास पैसे आ गए, उनके पास मेरा एक शेयर आ गया कंपनी का। एग्जैक्टली, तो उससे क्या हुआ, हमारी ओनर कैपिटल में चेंज आ गया। मुझे कहा यार, मैंने सोचा छोड़ो यार क्या शेयर देना, अपना लोन ले लेते हैं। मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने डिबेंचर्स इशू कर दिए, वहाँ से पैसा आया, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब डिबेंचर्स इशू किए, यार मुझे लग रहा है यार इनको पे बैक करते हैं, 5 साल बाद पेमेंट पीरियड था, चलो इनको पे बैक कर देते हैं। मैंने उनको रिडीम करवा दिया, रिडीम मतलब पे बैक कर दिया। उससे क्या हुआ, वापस हम उसी पोजीशन पे आ गए, ठीक वाली पोजीशन में। अब हमें हमारा लोन खत्म हो गया, वो क्या है, वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लोन लेना, लोन देना, इक्विटी इशू करना, इक्विटी रिडीम करना, ये सारा हमारा किस मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। और इससे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, देखो पैसा उठाने के लिए भी हमें खर्चा करना पड़ता है, फाइनेंस उठाने के लिए भी फाइनेंस पे करना पड़ता है, वो भी इसके अंदर आएगा। वो बोलोगे सर ये क्या हुआ। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे सपोज मैंने बैंक से लोन लिया, अब बैंक क्या बोलेगा, आपने 5 लाख का लोन दिया, मुझे 5 साल बाद 5 लाख वापस कर दो, ठीक है, प्लस उसके साथ इंटरेस्ट भी तो लेगा ना, राइट। तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ऑन डिबेंचर्स, वो क्या आता है, हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर आता है। क्यों, क्योंकि सर हमने लोन इश्यू किया, उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट पे यहाँ पे आ गया। डिविडेंड पेड, आप समझना डिविडेंड पे कब करोगे आप, आपने शेयर्स किसी को इशू किए हैं, ठीक है, मेरी ABC लिमिटेड कंपनी है, मैंने शेयर्स इशू किए, अब हुआ क्या, साल खत्म हुआ, मेरी ABC लिमिटेड को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट मैं किसको दूंगा, अपना प्रॉफिट का हिस्सा है उनको भी देना पड़ेगा जिनको शेयर्स इशू किए, राइट, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड पेड, वो भी क्या हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। एक चीज़ समझना, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, रेंट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड।
जैसे मैं बोलूँ डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड। देखो आप इसको लर्न नहीं करो, लॉजिक समझो। आप इंटरेस्ट कब पे करोगे? जो आपने लोन लिया होगा। आप डिविडेंड कब पे करोगे? जो आपने शेयर्स इशू किए होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी किसकी आइटम्स हैं? ये सारी फाइनेंसिंग की आइटम है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। वही डिविडेंड रिसीव, आपको डिविडेंड कब रिसीव होगा? जो हमने शेयर में पैसा लगाया होगा, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी और आपको क्या देगी? रिटर्न्स देगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तब इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर मैं बोलूँ मैंने कहीं पैसा लगाया, मैंने किसी को लोन दिया, वहाँ से मुझे पैसा आ रहा है, वो क्या हो गया? रिसीव। तो रिसीव वाली चीज़ें इन्वेस्टिंग में, पेड वाली चीज़ें फाइनेंसिंग में आ जाएंगी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की थोड़ी एग्जाम्पल देख लो। इशू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब आता है मुद्दा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। सर ये क्या होता है? और काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट होता है, पहचान नहीं पाते। समझो, पहली चीज़ तो एक ट्रिक तो ये भी है कि जो इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा, जो फाइनेंसिंग में नहीं आएगा, उसको आप डाल दो ऑपरेटिंग में। ठीक है, ये तब कर सकते हो आप जब आप बड़ी मुश्किल में फंस जाओ, को समझ नहीं आ रहा हो मैं कहाँ पे चीज़ें डालूँ। बट बेसिक तरीका क्या है, आओ समझते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या है? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब आप समझना, ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने? इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू देम। मतलब कंपनी हमारी किसी चीज़ में भी डील करती, किसी सेक्टर में भी डील करी है, वहाँ से उसका रेवेन्यू जो बनता है, उसको बनने, जो रेवेन्यू बनाना है, उसके लिए जो हमें इनकम आती है या उसके लिए जो हमें खर्चे बियर करने पड़ते हैं, वो सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। राइट, फिर से बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएगा? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। मतलब यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ की जाती हैं कंपनी जिस बुनियाद पे खड़ी है। मैं सपोज मैं कहता हूँ मेरी कंपनी है, हमारा काम है कपड़े बनाना, तो कपड़े बनाना हमारा मेन काम है। ठीक है, अब उस काम करने के लिए जो भी हमारे एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे वो सारे इधर आएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। जो एक साल के अंदर अंदर जो भी हमें एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, उस शर्ट को बनाने के लिए जो हमारा मेन धंधा है, ठीक है, मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, उसके सारे खर्चे इधर, और वहाँ से कोई भी इनकम आ रही है वो भी इधर। ठीक है, क्योंकि नॉन करंट तो हमारा इधर आ जाता है, इन्वेस्टिंग में आ जाता है। राइट, तो कोई भी करंट एसेट या करंट लायबिलिटी, मतलब कोई भी एक साल के अंदर एसेट या लायबिलिटी जिसकी हेल्प से हम जो हमारा मेन धंधा या मेरा मेन बिजनेस है उसको अर्न करने के लिए इनकम एक्सपेंसेस कर रहे होंगे, वो सारा आता हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। जैसे मैं बोलता हूँ आपको कैश सेल्स। अब क्या हुआ, हमने अपने कपड़े बेचे, सेल्स हुई, तो कैश सेल्स हुई, ये ऑपरेटिंग का पार्ट है। अब मुझे खुद बताओ, क्या सेल हुई? क्या नॉन का या क्या इन्वेस्टमेंट है ये? नहीं सर। क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? कैसे सर, क्या बात कर रहे हो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो सर भूल ही जाओ, वहाँ पे तो आपने बता ही दिया हमें, तो बचे क्या सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश परचेजेस। अब कैश परचेज क्या हुआ? मुझे रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए था, मुझे छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी ताकि मैं प्रोडक्ट को बना पाऊँ। मैंने कुछ परचेज़ किया, तो वो किसके लिए किया? वो इसके लिए किया जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, उसके लिए। तो कैश परचेज भी इधर आ गया। ऑफिस एक्सपेंसेस, भाई ऑफिस एक्सपेंसेस क्या हो गया? हमारी लाइट का खर्चा, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, स्टाफ वर्क कर रहा है उसको सैलरी देनी पड़ती है, ये हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। क्यों देनी पड़ती है उनको सैलरी? बताओ। क्योंकि वो हमारी क्या करते हैं? सेल्स करने में हेल्प करेंगे, हमारी जो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है उसको करने में हेल्प करेंगे। तो ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए। रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल अगर आप नहीं लाओगे तो आप कैसे, जो आपका धंधा है, आपका बिजनेस है, उसको आप कैसे आगे लेके जा पाओगे? खुद बताओ ना मुझे। राइट, तो रॉ मटेरियल्स हो गए, इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती हैं। और कभी भी आप फंस जाओ ना, तो बस एक चीज़ दिमाग में रखना, क्या? कि इन्वेस्टिंग में आएगी? नहीं यार। क्या फाइनेंसिंग में आ रही है? नहीं यार। तो बचे क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर अभी तक हो गई होगी। थोड़े से इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, क्वेश्चन आ चुका होगा। अब हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, या फिर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में आता है। राइट, आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज़ क्या है? कैश सेल ऑफ गुड्स। हमें तो कैश सेल्स हुई सर, कैश सेल्स तो सर ऑपरेटिंग का पार्ट है सर, हमारा प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। यस। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, मतलब हमने कोई सर्विसेज दी, वहाँ से हमें कैश मिला। सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट है? नहीं। क्या फाइनेंसिंग है? नहीं। कैश कैश इक्विवेलेंट्स हैं? कहाँ सर? बचे क्या? ऑपरेटिंग। राइट। कैश परचेज ऑफ गुड्स, सर अभी तो बताया था, यहाँ पे आएगी, बात खत्म। अगला, कैश पेड अगेंस्ट सर्विस टेकन। हमने कोई सर्विस ली, सपोज करो एक एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे काम करता है, हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, हम उसको क्या करते हैं? सैलरी देंगे, कैश पे करेंगे। राइट, वो भी क्या हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट है। अगला क्या? पेटेंट्स परचेज।
पेटेंट्स तो सर नॉन करंट एसेट होता है, तो सर इसमें तो आएगा ही नहीं। आपने बोला इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की रिगार्डिंग चीज़ें आती हैं, ठीक है सर। इन्वेस्टिंग सर आपने बताया नॉन करंट एसेट मतलब किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अगली चीज़ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, आंखें बंद करके सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपने तो बताया अभी हमें। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे आएगा सर, सोचो पहले समझो किसी चीज़ का मीनिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों को पता नहीं होता क्या है। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेसिकली, जैसे सपोज करो मेरा अकाउंट है किसी बैंक में, ठीक है, बड़ा लॉयल कस्टमर हूँ, काफ़ी टाइम से अकाउंट है। अब मेरे अकाउंट में सपोज 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन बैंक ने कहा है तू लॉयल कस्टमर है, काफ़ी टाइम से हमारे साथ है, तो 1 लाख की जगह जब भी देखो पैसे चाहिए होंगे तो 10,000 एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकता है, ठीक है। अब मुझे जरूरत पड़ गई 1,10,000 की, मैंने 1,10,000 बैंक से निकाली, जबकि पड़ा कितना था मेरे पास पैसा, 1 लाख, राइट। तो वो क्या 10,000 मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया, वो 10,000 जो एक्स्ट्रा निकाल दिया उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो किसका पार्ट है सर, ऑब्वियस सी बात है एक तरह से उधार लेना हुआ। सर उधार लेना हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, क्या मुश्किल था इसमें। अगला प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या हुआ, मैंने डिबेंचर्स को इशू किया, मैंने डिबेंचर्स को इशू किया, क्यों किया होगा, पैसे चाहिए होंगे, एक तरह क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगला परचेज ऑफ शेयर्स को परचेज करना। आप खुद बताओ आपने शेयर्स को परचेज किया किस कैटेगरी में आना चाहिए सर, परचेज ऑफ शेयर्स। सर यहाँ पे तो इशू और रिडीम की बात होती है, शेयर्स को परचेज किया मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट की, यस, तो सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बात खत्म। अगला रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, सर लॉन्ग टर्म लोन लिया था, सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन किसका है, लिया था हमने, तो सर फाइनेंसिंग, जब रीपे करें तब भी फाइनेंसिंग की बात है, तो कहाँ पे आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये चीज़ आ जाएगी। सेम कमीशन रिसीव्ड, आपने कोई चीज़ की उस पर आपको कमीशन मिली, सर ये इन्वेस्टिंग तो कुछ नहीं है, फाइनेंसिंग तो कुछ भी नहीं है, ऑपरेटिंग में आ गई, ठीक है। अगला रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को रिडीम किया, रिडीम का मतलब होता है पे बैक करना, उनकी पेमेंट करना, तो सर फाइनेंसिंग हो गई, खत्म बात, इसमें क्या मुश्किल है। हम पेमेंट कब करेंगे सर, पेमेंट तब करेंगे जब हमने डिबेंचर्स इशू किए होंगे कभी ना कभी, ऑब्वियसली बात है। सो किसका पार्ट हुआ ये, फाइनेंसिंग का पार्ट हो गया। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आप खुद सोचो, डिबेंचर्स पे आप इंटरेस्ट कब पे करोगे, जब आपने डिबेंचर्स को इशू किया होगा, आपने एक तरह से लोन लिया होगा, तो सर किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है। यार क्या मुश्किल है, देखो बेसिक चल रहा है तो चीज़ें सारी क्लियर साथ साथ हो रही हैं, और टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा आज, उसको भी एक बार देख लेना, सॉल्व करना, बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यार इन्वेस्टमेंट करना सर ये क्या मजाक कर रहे हो क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनकम टैक्स पे। अब इनकम टैक्स आप पे कब करते हो, खुद सोचो, जो हमारी इनकम होती है उस पर, ठीक है, तो जो हमारा मेन धंधा वहाँ से हमारी इनकम आएगी उस पर हम इनकम टैक्स पे करेंगे, यस सर बिल्कुल सही, तो कहाँ पे आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे। नेक्स्ट इनकम टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, हमने एसेट को बेचा उस पर गेन हुआ हमें, तो भाई एसेट को बेचना, सेल ऑफ एसेट कहाँ पे आता है सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, आपको कैश मिली डेटर से, कब मिलेगी डेटर से कैश, आप गए सामान बेचने, उसने बोला मुझे ना 4 लाख का ऑर्डर देना है, बट सर अभी पैसे नहीं है, 2 महीने बाद दे दूंगा, 1 महीने बाद दे दूंगा, 3 महीने बाद दे दूंगा, डेटर्स आपके क्या हैं सर, करंट एसेट है, तो कहाँ की बात हुई सर, हमारे मेन बिजनेस की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट तो सर किसी तरह से है नहीं है सर, पैसा ये फाइनेंस भी कहीं से तो है नहीं है सर, बचा ही क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें तो बेटा गिनी चुनी टर्म्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, इसमें तो आपको पता चल ही जाएगा क्या चीज़ है क्या नहीं है। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर्स को पैसा दिया, अब उल्टी चीज़ हो गई, उल्टी चीज़ क्या हो गई, मुझे ज़रूरत है रॉ मटेरियल्स की, ठीक है, 10 लाख के रॉ मटेरियल चाहिए थे, लेकिन मुझे रॉ मटेरियल तो चाहिए 10 लाख के, लेकिन बात ये पड़ जाती है कि पैसे नहीं थे इतने यार, मैंने क्या किया, मैंने उस बंदे को बोला ये ले 4 लाख रुपए रख, 6 लाख रुपये मैं तेरे को दे दूँगा 6 महीने बाद, वो कहता ठीक है क्योंकि आप बड़े टाइम से हमसे लेते हो, हमारे लॉयल कस्टमर हो, ठीक है। तो क्रेडिटर क्या है सर, करंट लायबिलिटी है, क्यों हमने क्रेडिटर से पैसा लिया, क्योंकि मैं रॉ मटेरियल्स वगैरह चाहिए होंगे, राइट, तो वो हम क्यों ले रहे हैं, ताकि हमारा जो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है वो सही से हो पाए, तो वो किसका पार्ट हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बेसिक आपका सुधारते हैं, ये चीज़ें करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब चैप्टर शुरू हुआ और कब खत्म हो गया, और क्या सर ये चैप्टर था, कुछ भी नहीं था। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, डेली फॉलो करना है ये चीज़, 6 से 7 वीडियोस आएंगी, पूरा कैश फ्लो मैं करवा दूंगा, और छोटी सी भी आपको चूक नहीं देखने को मिलेगी, और आप बोलोगे सर मैं पूरा कॉन्फिडेंट हो गया उस चैप्टर के लिए, मुझे हर चीज़ आती है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कुछ भी डाउट हुआ कमेंट कर लो, और टेलीग्राम पे आ जाओ प्रैक्टिस के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कल आने वाली है। दिस इज शिवम जोर साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।